दोस्तों इस वीडियो में हम प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों प्रजनन तंत्र का मतलब होता है कि जीवों में संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी अंगों का समूह। इस प्रकार से इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसे जननांग प्रणाली भी कह सकते हैं। दोस्तों प्रजनन तंत्र दो तरह से होता है। पहला हो गया अलैंगिक और दूसरा जो है तो लैंगिक हो गया। दोस्तों अलैंगिक में केवल एक ही जनक से नए जीवों का निर्माण होता है। केवल एक ही जनक से नए जीव का निर्माण होता है। दोस्तों इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसमें जैसे विखंडन आ जाएंगे, मुकुलन हो जाएगा, कायिक जनन। दोस्तों विखंडन के अंतर्गत बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आएंगे और अमीबा। इस प्रकार के जीव जो है तो अलैंगिक जनन करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, इस प्रकार से जो है तो जैसे कोरोना वायरस आया था 2019-20 में, तो वो रेप्लिकेशन के माध्यम से 1 से 2 हो रहे थे, 2 से 4 बन रहे थे, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। एक ही जनक से ये लोग अपना निर्माण खुद ही करते रहते हैं। इस प्रकार से इन चीज़ों का जो है तो निर्माण होता है। हाइड्रा हो गया। आलू को दोस्तों आप लोग देखे होंगे, जैसे ये हमारी आलू हो गई। दोस्तों आलू में एक ही आलू से इस प्रकार से अंकुरण जो है तो निकलने लगते हैं। एक ही आलू से अंकुरण इस प्रकार से निकलने लगते हैं। तो इसके उदाहरण जो है तो आलू भी हो जाएगा। दोस्तों अब हम समझते हैं लैंगिक जनन के बारे में। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों को युग्मक जो है तो दोनों के युग्मकों को मिलना होता है, जिसमें से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें दो अलग अलग माता और पिता, इन दोनों की जरूरत पड़ती है नए जीव पैदा करने के लिए। इसमें दोस्तों युग्मकों का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों पेड़ पौधे आते हैं और एनिमल, मानव, जानवर, भेड़, बकरी, शेर, चीते, ये जो सब हैं तो ये एनिमल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों पौधों के बारे में हम बॉटनी में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं एनिमल यानी कि के बारे में। मनुष्यों की जनन क्षमता, मनुष्यों की जनन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। दोस्तों इसमें हम समझते हैं कि मनुष्यों की जनन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, मानव संतान पैदा करने की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों लैंगिक लक्षण जो है तो दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक लैंगिक लक्षण हो गए और दूसरे द्वितीयक लैंगिक लक्षण। प्राथमिक लैंगिक लक्षण में वे लक्षण आते हैं जो जन्म के समय ही पहचान में आ सकें। जैसे लड़कों में देखा जाए तो लिंग हो गया, वृषण हो गया, अंडकोश हो गए। इनसे डायरेक्टली हम पहचान सकते हैं कि लड़का है या फिर लड़की। लड़कियों में अंडकोश हो गई, योनि हो गई और गर्भाशय हो गए। इनके माध्यम से हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं। दोस्तों द्वितीयक लक्षण में अगर हम कॉमन बात करें, लड़का लड़की दोनों में बात करें, तो इसमें लंबाई में वृद्धि, पसीना आना, कांख और जनन क्षेत्र में बाल आना, ये द्वितीयक पहचान होती है। लड़कों में दोस्तों कंधे चौड़े होने लगते हैं, आवाज़ का भारी होना, वृषण का विकास, वीर्य का निर्माण, ये पहचान होती है लड़कों की। लड़कियों में दोस्तों स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है, मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, अंडाणु त्याग होता है। इस प्रकार से ये दोस्तों लक्षण होते हैं पहचानने के। दोस्तों अब हम समझते हैं पुरुष जनन अंग के बारे में। पुरुषों में किस प्रकार से कौन कौन जनन अंगों का समूह होता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों जो अंडे के आकार की संरचना होती है उसे हम टेस्टिस बोलते हैं, यानी कि वृषण बोलते हैं। ये वृषण होते हैं, अंडे के आकार के जो होते हैं इन्हें हम वृषण कहते हैं, वृषण, टेस्टिस। इनसे एक एक नस निकलती है दोस्तों इस प्रकार से। इस नस को हम कहते हैं वैश डिफरेंस। इस नस का नाम होता है दोस्तों वैश डिफरेंस। इस नस को वैश डिफरेंस कहते हैं। इधर होता है हमारा पेनिस, इधर होता है दोस्तों हमारा पेनिस। इस प्रकार से इस पेनिस के अंदर एक नस जाती है जिसे कहते हैं यूरेथ्रा या फिर मूत्र मार्ग कह सकते हैं। यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है दोस्तों, एक ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, इसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये जो टेस्टीज होते हैं, ये जो टेस्टीज होते हैं इसके ऊपर एक परत होती है। इस प्रकार से एक परत होती है जो कि ये टेस्टीज की सुरक्षा करती है। ये परत होती है जो कि टेस्टीज की सुरक्षा करती है। इसे एपिडिडिमिस कहते हैं। इस परत को एपिडिडिमिस के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों ये जो टेस्टीज होते हैं, हमारे जो टेस्टीज दोनों होते हैं, इनके अंदर यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे टेस्टीज में होता है स्पर्म का निर्माण। इसके अंदर यहाँ पर होता है स्पर्म का निर्माण, स्पर्म बनता है यहाँ पर। और दोस्तों ये जो नस होती है, वॉइस डिफरेंस जिसको कहते हैं, ये स्पर्म को ले जाने का काम करती है। वॉइस डिफरेंस स्पर्म को ले जाने का काम करती है। दोस्तों पुरुषों में एक नसबंदी होती है जिसे वैस्कोटोमी कहते हैं। दोस्तों इस वैस को अगर यहाँ से काट दिया जाए, इस नस को, वैस को यहाँ से काट के ऑपरेशन कर दिया जाए, तो इसको हम कहेंगे वैस्कोटोमी। वॉइस डिफरेंस नस को काटने से वैस्कोटोमी कहलाता है। ये होती है पुरुषों की नसबंदी, जिसे वैस्कोटोमी कहते हैं। इस प्रकार से इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों सारी चीज़ें जो है तो हमारे शरीर के अंदर होती हैं। जैसे फेफड़ा हो गया हमारे शरीर के अंदर है, हमारा हृदय हो गया वो भी हमारे शरीर के अंदर है, किडनी हो गई हम वो भी हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन ये जो टेस्टीज़ होती हैं ये बाहर क्यों होती हैं? ये टेस्टीज़ बाहर क्यों होती हैं? तो दोस्तों इसको आप लोग समझिएगा। टेस्टीज़ के अंदर, इस टेस्टीज़ के अंदर जो है तो हमारा स्पर्म बनता है। टेस्टीज़ के अंदर जो है तो स्पर्म बनता है, और ये स्पर्म जो है तो ये 37 डिग्री में जिंदा नहीं रह सकते। स्पर्म जो है तो 37 डिग्री में जीवित नहीं रह सकते। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, यानी कि 98 फ़ारेनहाइट। तो ये स्पर्म जो होते हैं 37 डिग्री में ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए ये बाहर होते हैं। इनको ज़िंदा रखने के लिए कम से कम टेम्परेचर जो है तो वो 30 से 32 डिग्री होना चाहिए, इसलिए ये हमारे शरीर के बाहर होते हैं। टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है और स्पर्म जो है तो 37 डिग्री में नहीं रह सकते, इसलिए ये शरीर के बाहर होता है, जहाँ पर टेम्परेचर लगभग 30 से 32 डिग्री के आसपास होता है। तो इसीलिए ये जो दो अंडे के जैसे संरचना होती है, जिन्हें हम टेस्टिस या फिर वृषण कहते हैं, ये हमारे शरीर के बाहर होती है। तो इनको इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है हमारा सिस्टम, प्रजनन तंत्र का सिस्टम। दोस्तों ये जो येलो कलर में आप लोगों को दिख रहा है, ये होता है टेस्टीज। यहाँ पर टेस्टीज के अंदर यहाँ पर निर्माण होता है स्पर्म का, स्पर्म का निर्माण होता है। दोस्तों इसके अंदर ही, वृषण के अंदर ही एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है? तो ये वृषण के अंदर ही बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो उत्तेजना के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तेजना से संबंधित होता है। तो दोस्तों दो चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो टेस्टिस में होता है, और यहीं पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी पाया जाता है। तो इसको इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों ये वॉइस डिफरेंस नस होती है, इसको ऑपरेशन के द्वारा काट देने से पुरुषों की नसबंदी होती है। इस प्रकार से इसको अगर काट दिया जाए तो पुरुषों की नसबंदी हो जाएगी। उस नसबंदी को वैस्कोटोमी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को, वैश मनुष्यों में पाई जाती है, यानी कि कहने का मतलब है कि मेल में पाई जाती है वैश डिफरेंस जो है तो मेल में पाई जाती है, और उसको काटने से, ऑपरेशन करने से वैस्कोटोमी कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों वैश का काम होता है स्पर्म को ले जाना, स्पर्म को ले जाना, टेस्टिस से बाहर निकालना, स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकालना। ये एक रास्ता होता है, खोखला पाइप होता है। वॉइस डिफरेंस नस जो है तो ये खोखला पाइप होता है, जो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जाने का काम करती है। और यहीं पर होती है दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये जो होती है येलो कलर में दिख रही है आप लोगों को, प्रोस्टेट ग्रंथि है। और इधर हमारा पेनिस हो जाएगा, इसके बीच में एक नस जाती है, पेनिस के बीच से एक खोखली नस जाती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं या फिर यूरेथ्रा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों इन सभी का कार्य हम लोग समझ लेते हैं। जैसे वृषण हो गया, एपिडिडमिस हो गई, इन सब चीज़ों का काम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है, वैश का काम क्या है, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं और अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा, वृषण जो होता है यानी कि टेस्टिस जो होता है, ये वृषण नामक एक थैली होती है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा दोस्तों कि ये वृषण हो गया, वृषण में जो है तो स्पर्म का निर्माण होता है इस प्रकार से। तो दोस्तों स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण जो है तो वृषण में होता है। शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दोस्तों टेस्टिस के अंदर यानी कि वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रजनक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक नर जर्म कोशिकाएं हो गई, ये दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं।
दोस्तों याद करिए आप लोग, जब हम लोग कोशिका पढ़े हैं, कोशिका चैप्टर पढ़े हैं, तो उसके अंतर्गत हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़े हैं। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन वहाँ जो पढ़े हैं वो हमें यहाँ काम आएगा, यहाँ जानकारी मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने कोशिका भी वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लें, जिससे यहाँ पे अच्छे से समझ में आ सके। दूसरा हो गया दोस्तों सर्टोली कोशिकाएं। ये दोस्तों शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और शुक्राणुओं का जो है तो विकास करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि शुक्राणुओं का निर्माण नरजन्म कोशिकाएं करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और ये जो है तो वृषण के अंदर पाई जाती हैं। तो दोस्तों वृषण में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, नरजन्म कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, और सर्टोली कोशिकाएं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और शुक्राणुओं का विकास करती हैं। तो इन दोनों कोशिकाओं को आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिवृषण। अधिवृषण जो होता है दोस्तों ये शुक्राणुओं को परिपक्व करता है, शुक्राणुओं को मेच्योर करता है और संग्रहण करता है, वैश डिफरेंस तक पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ से जो है तो यहाँ शुक्राणु बनते हैं, यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं, जो पीला पीला ये भाग दिख रहा है यहाँ शुक्राणु बनते हैं, वृषण में शुक्राणु बनते हैं और यहाँ से इस वैश के रास्ते जो है तो बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। वैश डिफरेंस नस यानी कि जहाँ से शुक्राणु बाहर निकलते हैं, इसे हिंदी में शुक्रवाहिका कहते हैं। अधिवृषण से शुक्राशय को जोड़ना यानी कि अधिवृषण से होकर शुक्राशय से होकर के स्पर्म बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक एक चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब समझते हैं दोस्तों शुक्राशय के बारे में। दोस्तों इसमें स्थित ग्रंथि शुक्र रस का निर्माण करती है, जो फ्रक्टोज के मिलने से वीर्य का निर्माण करते हैं। ये शुक्र रस जो है तो दोस्तों हमारा स्पर्म ही है। स्पर्म जब फ्रुक्टोज के साथ मिलता है तो वीर्य का निर्माण होता है यानी कि सीमेन का निर्माण होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य का 20% भाग निर्माण करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है दोस्तों, तो ये वीर्य का लगभग 20% भाग निर्माण करती है। शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। काउपर्स ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ये दोस्तों मूत्र मार्ग को चिकना हुआ साफ रखती है। इसका काम है काउपर्स ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का काम क्या है दोस्तों, तो इसका काम है मूत्र मार्ग को चिकना और साफ रखना। मूत्र मार्ग क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पेनिस के अंदर पाया जाता है। ये खोखली नस होती है जहाँ से मूत्र और वीर्य बाहर निकलते हैं। ये मूत्र और वीर्य का बाहर निकालने का रास्ता होता है। शिश्न यानी कि पेनिस, जिसे हम लिंग भी कहते हैं, ये बाहरी अंग होता है जो प्रजनन और मूत्र निष्कासन दोनों का काम करता है। ये प्रजनन और मूत्र निष्कासन दोनों का काम करता है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म, दोस्तों शुक्राणुओं के साथ अन्य तरल भी शामिल होते हैं। कई प्रकार की चीज़ें भी शुक्राणुओं के साथ शामिल होती हैं। वीर्य यानी कि सीमेन, यह एक जैविक तरल है जो नर जननांगों से उत्पन्न होता है। ये दोस्तों नर जननांगों से उत्पन्न होता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों शुक्राणुओं में फ्रक्टोज मिलने से शुक्राणु को ऊर्जा जो है तो फ्रक्टोज से मिलती है। ये दोनों मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं यानी कि इन दोनों के मिलने से वीर्य बनता है। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझते हैं हम शुक्राणु। दोस्तों स्पर्म का जीवन काल 20 से 25 मिनट होता है। स्पर्म का जीवन काल जो है तो वो 20 से 25 मिनट का होता है, सिर्फ 20 से 25 मिनट का। ये होता है हमारा शुक्राणु, ये पूरा हमारा शुक्राणु होता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझिएगा, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। कोशिका वीडियो आप लोग अगर देखे होंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। इसी गुणसूत्र के अंदर सारी जानकारी होती है कि कितने हाथ बनाने हैं, कितने आँख बनाने हैं, कितने पैर बनाने हैं। इस प्रकार से सारी जानकारी इस गुणसूत्र के अंदर होती है। ये वाला भाग जो होता है दोस्तों जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, ये वाला भाग है जो दोस्तों जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, तो ये इस न्यूक्लियस की सुरक्षा के लिए होता है। इस न्यूक्लियस की सुरक्षा के लिए होता है ये वाला भाग। ये वाला भाग जो है तो इस न्यूक्लियस की सुरक्षा के लिए होता है।
और दोस्तों ये जो आप लोगों को पूंछ दिख रही है, ये जो दोस्तों पूंछ है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो दोस्तों आप लोगों को पूंछ दिख रही है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी पूंछ के मदद से ये हमारा शुक्राणु आगे बढ़ पाता है। इस न्यूक्लियस को लेकर ये जो है तो आगे बढ़ पाता है इस पूंछ की मदद से। दोस्तों इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कहाँ से आती है? तो दोस्तों इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा फ्रक्टोज से आती है। फ्रुक्टोज से आती है ऊर्जा। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो फ्रुक्टोज से ऊर्जा लेता है और इसे शुक्राणु को जो है तो आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो पूंछ दिख रही है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको एनर्जी जो है तो फ्रुक्टोज से मिलती है। और ये जो आगे वाला भाग होता है, ये होता है, और जो बीच में होता है ये होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। इसके अंदर पूरी जानकारी होती है। इसमें 23 होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं इसमें दोस्तों जो है तो 23 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ये आप लोगों को अर्धसूत्री विभाजन में अच्छी तरह से समझ में आएगा, तो आप लोग कोशिका की वीडियो ज़रूर देखें एक बार। 23 गुणसूत्र बच्चे में जो है तो पिता से आते हैं और 23 गुणसूत्र बच्चे में माता से आते हैं। तो मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम आगे समझेंगे। फ्रुक्टोज और शुक्राणु के मिलने से दोस्तों क्या बनता है? सीमेन बनता है, यानी कि वीर्य बनता है। इस प्रकार से इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा और समझते हैं। दोस्तों इधर ये हो गया हमारा टेस्टिस, इनमें वीर्य का निर्माण होता है और इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी पाया जाता है। दोस्तों ये जो नस दिख रही हैं आपको, ये वेस्ट डिफरेंस हो गई। ये वीर्य का ले जाने का काम करती है, वीर्य को ले जाने का काम करती है। दोस्तों इधर समझिए आप लोग, ये हमारी हो गई किडनी, ये पहली किडनी और ये जो है तो दूसरी किडनी हो गई। इधर से आता है यूरिन, किडनी से होकर के इधर से जो आता है यूरिन। यूरिन कहाँ जमा होता है दोस्तों? तो दोस्तों यूरिन ब्लाडर में जमा होता है। इसका नाम होता है ब्लाडर। यूरिन जो है तो ब्लाडर में जमा होता है। यहाँ पर किडनी से होकर ऐसे आता है और यहाँ पर जमा हो जाता है यूरिन। और एक पाइप यानी कि एक नस जो होती है, खोखली नस, यहाँ पर जुड़ी होती है इस प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड से यहाँ पर जुड़ी होती है आकर के। और दोस्तों ये जो मूत्र मार्ग होता है, ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, ये होती है मूत्र मार्ग। यहाँ के रास्ते मूत्र जो है तो बाहर निकलता है। यहाँ से मूत्र जो है तो इधर को ऐसे बाहर निकलता है। इसी रास्ते से इधर से स्पर्म बाहर निकलता है। इसी रास्ते से जो है तो इधर से स्पर्म बाहर निकलता है, यहाँ से इस प्रकार से। तो दोस्तों ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, यूरिन जो है तो यूरिन जब बाहर निकलता है तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है तो ये एक चेक पोस्ट के रूप में काम करती है। जब भी मूत्र यानी कि यूरिन बाहर आता है तो ये स्पर्म वाला रास्ता बंद कर देती है, जिससे मूत्र आसानी से बाहर निकल सके। और जब स्पर्म आता है तो ये मूत्र वाला रास्ता बंद कर देती है, जिससे स्पर्म जो है तो आसानी से बाहर निकल सके। दोनों स्पर्म और मूत्र यानी कि यूरिन, स्पर्म और यूरिन एक साथ नहीं आते, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका जिम्मेदार जो होता है तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इसका काम होता है इनको ध्यान रखना, इस चेक पॉइंट के रूप में काम करना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। वृषण के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी वहीं पर निर्माण होता है। इसका काम होता है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है उत्तेजना को बढ़ाना। दोस्तों इसमें एक दुर्गंध पाई जाती है। जानवर जो होते हैं वो अपनी बॉर्डर को डिसाइड करते हैं। जैसे कुत्ते को समझिए, एक कुत्ता गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ता है, क्यों भौंकता है? और अगर वो गाड़ी का मालिक यानी कि मोटरसाइकिल का मालिक जो होता है, मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया तो कुत्ता शांति से लौट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों कुत्ते जब सूसू करते हैं यानी कि बाथरूम करते हैं तो उनके बाथरूम में यही टेस्टोस्टेरोन जो है तो बाहर निकलता है और उसी को सूंघ कर कुत्ते जो है तो दौड़ाते हैं। अगर कोई कुत्ता जो है तो किसी गाड़ी में, किसी मोटरसाइकिल में बाथरूम कर दिया और वो आदमी जो है तो गाड़ी को लेकर, मोटरसाइकिल को लेकर कहीं गया, तो दूसरे एरिया का जो कुत्ता होता है तो उसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सूंघ कर गाड़ी के पीछे दौड़ता है। तो इसका ये कारण है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों वीर्य के घटक। वीर्य में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों वीर्य के अंदर वृषण ग्रंथि होती है।
इसमें जो है तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें से इनका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणुओं को पोषण जो है तो मिलता है और शुक्राणुओं का विकास होता है। शुक्राशय होता है, इसमें दोस्तों एमिनो अम्ल बनते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, फ्रुक्टोज, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, इसमें सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं, फाइब्रिनोलाइजिन पाए जाते हैं, एंटीजन, जिंक, ये सभी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। काउपर्स ग्रंथि, इसमें दोस्तों ग्लैक्टोज, म्यूकस पाए जाते हैं। इधर दोस्तों परसेंटेज में मात्रा दी गई है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों महिला जनन तंत्र के अंगों के बारे में समझते हैं। दोस्तों महिला जनन तंत्र कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का कुछ होता है दोस्तों, ऐसे। तो दोस्तों ये वाला जो एरिया होता है ये होता है गर्भाशय, जिसे यूटेरस भी कहते हैं, गर्भाशय या यूटरस भी कहते हैं। और इधर जो होता है दोस्तों तो ये ओवरी होती है। ओवरी एक जोड़ी होता है, यानी कि दो ओवरी होती हैं, एक इधर हो गया और दूसरा इधर, ये होती हैं ओवरी। और ये एरिया जो होता है दोस्तों तो ये फ्लोपियन ट्यूब कहलाता है। फ्लोपियन ट्यूब, ये जो पतला एरिया होता है इसे फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इस प्रकार से ये महिला जनन अंग तंत्र होता है। दोस्तों यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ से दोस्तों एक हार्मोन निकलता है जिसे रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है दोस्तों तो ये डिलीवरी के समय बहुत काम करता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है ये रिलैक्सिन हार्मोन। ये दोस्तों डिलीवरी के समय मांसपेशियों को ढीला करने का काम करता है, मांसपेशियों को ढीला करने के काम में आता है, जिससे कि बच्चा आसानी से बाहर निकल सके। तो दोस्तों इस रिलैक्सिन हार्मोन को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो ओवरी होती है, ये जो ओवरी होती हैं तो ये अल्टरनेट काम करती हैं। यानी कि मान लीजिए जनवरी में इसमें अंडाणु बने, ओवरी के अंदर ही दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, ओवरी के अंदर ही अंडाणु बनते हैं। अंडाणु यानी कि ओवम, ओवरी के अंदर ओवम बनते हैं। स्पर्म कहाँ बनते थे? स्पर्म टेस्टीज में बनते थे। मेल के टेस्टीज में स्पर्म का निर्माण होता था और फीमेल के ओवरी में ओवम का निर्माण होता है, यानी कि अंडे का निर्माण होता है। ये होता है अंडाशय, अंडाशय के अंदर अंडे का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये अल्टरनेट काम करती हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी में इस वाली ओवरी से अंडे बने, तो दोस्तों फरवरी में इस वाली ओवरी से अंडे बनेंगे, यानी कि फरवरी में ये वाली ओवरी काम करेगी। इस प्रकार से ये काम करती हैं। मार्च में फिर ये, अप्रैल में फिर ये दोनों एक साथ काम नहीं करती हैं। इस प्रकार से इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम और आगे समझते हैं। ये होता है दोस्तों गर्भाशय, ये होता है दोस्तों गर्भाशय, ये वाला एरिया पूरा होता है गर्भाशय का। ये एरिया होता है दोस्तों फ्लोपियन ट्यूब, यानी कि अंडवाहिनी भी कह सकते हैं। ये वाला भी एरिया जो है फ्लोपियन ट्यूब कहलाता है, यानी कि अंडवाहिनी कहलाता है। तो दोस्तों अंडे यहाँ बनते हैं अंडाशय में, अंडों का निर्माण यहाँ पर होता है अंडाशय में। अंडाशय में इस प्रकार से अंडे का निर्माण होता है। जनवरी में ये वाली काम करेगी और फरवरी में ये दूसरी वाली, मार्च में ये और अप्रैल में ये, इस प्रकार से ये अल्टरनेट काम करती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा, अंडे जो होते हैं यानी कि ओवम जो होता है, तो ओवम इस प्रकार का होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ओवम खाली इतना ही होता है, इसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता और ना ही फ्रुक्टोज पाया जाता, यानी कि इसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती। तो दोस्तों अंडा जो है तो यहाँ से प्रेशर में यहाँ तक आ पाता है, यहाँ से उठ करके प्रेशर में यहाँ तक आ पाता है, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब तक पहुँच पाता है। अंडा जो है तो यहीं पर आकर रुक जाता है, यहीं पर आकर ठहर जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में ठहर जाता है। इसी फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। इधर से आता है स्पर्म में तो दोस्तों ऊर्जा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिससे स्पर्म जो है तो यहाँ पर डिस्चार्ज होता है। स्पर्म जो है तो यहाँ पर डिस्चार्ज होता है और यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करता है। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का रास्ता जो है तो स्पर्म तय करता है और यहीं पर इससे मिलता है।
तो दोस्तों चलिए और आगे हम धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओवरी जो होती है यानी कि जो अंडाशय होता है, तो अंडे का निर्माण यहीं पर होता है, ओवम का निर्माण यहीं पर होता है। ओवम जो होते हैं तो ओवम का निर्माण यहीं पर होता है, ओवम का निर्माण ओवरी में होता है। चलिए दोस्तों हम थोड़ा और समझते हैं। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं यानी कि अंडे बनते हैं, ओवरी में ओवम बनते हैं। इसमें से दोस्तों दो हार्मोन्स निकलते हैं, अंडाशय से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है तो दो हार्मोन बनते हैं। ये दोनों हार्मोन दोस्तों लैंगिक लक्षण का विकास करते हैं, लैंगिक लक्षणों के विकास में काम करते हैं। दोस्तों एस्ट्रोजन जो होता है तो ये प्रजनन क्षमता, मासिक धर्म, स्तन, गर्भावस्था, अंडवाहिनी, इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है तो होता है दोस्तों, तो ये मासिक धर्म, गर्भावस्था, भ्रूण के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन दोनों हार्मोन्स को जो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अंडाशय में ही बनते हैं। ये दोनों हार्मोन्स जो है तो अंडाशय में बनते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन्स दोस्तों सर्विक्स में बनता है, ये वाला एरिया सर्विक्स कहलाता है। ये एरिया जो होता है दोस्तों, इधर का ये एरिया जो ग्रंथि होती है दोस्तों तो सर्विक्स कहलाती है, सर्विक्स कहलाती है। यहीं से दोस्तों, इसी सर्विक्स से रिलैक्सिन हार्मोन बनता है जो डिलीवरी के काम में आता है, मांसपेशियों को ढीला करता है जिससे बच्चा आसानी से बाहर निकल सके। तो दोस्तों महिलाओं में 3 हार्मोन्स निकलते हैं, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और आदमी में सिर्फ एक हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, जो आदमी को उत्तेजना करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार से दोस्तों चीज़ों को ध्यान रखना है आप लोगों को। अब दोस्तों देखते हैं अंडवाहिनी। दोस्तों अंडवाहिनी में अंडाशय, अंडे को दोस्तों डिंब भी कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अंडे जो होते हैं इन्हें डिंब भी कह सकते हैं हम, डिंब भी बोला जाता है। तो अंडाशय से दोस्तों अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाने वाली एक पतली नली होती है जिसे फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। ये दोस्तों फ्लोपियन ट्यूब होती है इधर, ये दोस्तों फ्लोपियन ट्यूब होती है। यहाँ से अंडे निकलकर यहाँ पर आते हैं, इस पंप का इंतजार करते हैं जिससे निषेचन करके वो बच्चे का निर्माण करते हैं। दोस्तों सारी जानकारी हम एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों ये अंडवाहिनी जो होती है तो अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुँचाने का काम करती है, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब भी इसे कहते हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब होती है। गर्भाशय यह खोखला अंग होता है जहां बच्चा बढ़ता है और बच्चे का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है। गर्भाशय यूटेरस ये खोखला अंग होता है जहां बच्चे का विकास होता है और बच्चा वहीं पर बढ़ता है। योनि गर्भाशय को बाहर से जोड़ने वाला मार्ग है। अब दोस्तों हम सहायक ग्रंथियों के बारे में समझ लेते हैं। बार्थोलिन ग्रंथियां, ये एक जोड़ी ग्रंथि होती है जो योनि के दोनों ओर स्थित होती है, जो प्रवेश द्वार को चिकनाई प्रदान करती हैं। स्तन ग्रंथियां, ये शिशु जन्म के बाद दुग्ध का निर्माण करती हैं। ये दोस्तों ओवरी होती है जहां अंडे का निर्माण होता है, यानी कि ओवम का निर्माण होता है। ये यहाँ पर सर्विक्स होता है, ये सर्विक्स दोनों साइड होते हैं दोस्तों जहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, इनसे रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ये वाला एरिया होता है दोस्तों यूट्रस, गर्भाशय जहाँ बच्चे को रखा जाता है, बच्चा जहाँ पर पलता है, बढ़ता है और बच्चे का जहाँ पर विकास होता है, ये जगह होती है। ये होती है फ्लोपियन ट्यूब, इधर भी 2 फ्लोपियन ट्यूब होते हैं दोनों साइड में। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती थी, पुरुषों की नस जो कहलाती थी उसे कहते थे वैस डिफरेंस। अगर उसको काट दें ऑपरेशन के द्वारा, वैस डिफरेंस को काट दें तो वैस्कोटॉमी कहलाता था, पुरुषों की नसबंदी वैस्कोटॉमी कहलाता था। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। अगर महिलाओं की नसबंदी की जाए ऑपरेशन के द्वारा, डॉक्टर जब महिलाओं की नसबंदी करता है तो इसे क्या कहता है, इसे काट कर जब अलग कर देते हैं तो क्या कहते हैं, ट्यूबेकोटॉमी। फ्लोपियन ट्यूब को काटकर अलग किया तो ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूब किस में पाया जाता है, महिलाओं में। तो इस प्रकार से आप लोग अलग अलग ध्यान रख सकते हैं। पुरुषों में वैस डिफरेंस कहते थे तो पुरुषों की नसबंदी वैस्कोटॉमी कहलाएगी, महिलाओं में फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, ट्यूब। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ट्यूबेकोटॉमी, महिलाओं की नसबंदी ट्यूबेकोटॉमी कहलाएगी। इस प्रकार से इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है ओवरी अल्टरनेट काम करती है, एक महीने ये करेगी, दूसरे महीने ये करेगी। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों हम अंडाणु समझते हैं।
स्पर्म हम समझ लिए थे किस प्रकार से स्पर्म होता है, किस प्रकार से उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब हम समझते हैं अंडाणु। दोस्तों इस प्रकार से होता है अंडाणु। ये हो गया अंडाणु। अंडाणु के अंदर भी पाया जाता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये हो गया स्पर्म, ये हो गई स्पर्म की पूंछ। स्पर्म के अंदर भी पाया जाता है केंद्रक। ये हो गया मेल में और ये हो गया फीमेल में। दोस्तों मेल में 46 गुणसूत्र होते हैं और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मेल से 23 गुणसूत्र आते हैं, इसी प्रकार से फीमेल से भी 23 गुणसूत्र आते हैं। इस प्रकार से 23 मिलकर बच्चे में 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये केंद्रक जो है तो ये ओवम के केंद्रक से मिलता है, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो ये 23 गुणसूत्र जो है तो 46 हो जाते हैं। 23 जो है तो मेल से आए और 23 जो है तो फीमेल से आए, तो ये 46 हो गए गुणसूत्र इस प्रकार से। तो ये दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन आपको कोशिका नामक चैप्टर में समझ में आएंगी। इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। दोस्तों ओवम के बारे में थोड़ा और समझिएगा आप लोग। मान लीजिए ये हमारा ओवम हो गया। ओवम के अंदर 2 परतें पाई जाती हैं। ये ओवम के अंदर न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस की सुरक्षा के लिए, इस न्यूक्लियस की सुरक्षा के लिए ओवम के ऊपर 2 परतें पाई जाती हैं। एक इस प्रकार से परत होती है और दूसरी भी इसके ऊपर एक परत होती है। इस प्रकार से ओवम के न्यूक्लियस के ऊपर 2 परतें पाई जाती हैं इस न्यूक्लियस की सुरक्षा के लिए। दोस्तों उन परतों को जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा कहते हैं। तो इन परतों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ओवम के ऊपरी भाग में 2 परतें पाई जाती हैं, जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा। इन्हीं 2 परतों से होकर के स्पर्म अंदर घुसता है। स्पर्म जो है तो इन्हीं 2 परतों के से होकर स्पर्म अंदर घुसता है। अगर स्पर्म अंदर घुस गया तो निषेचन हो जाएगा, जिससे बच्चा बनेगा। तो यही चीज़ दोस्तों हम लोग आगे अच्छे से समझते हैं, किस प्रकार से बच्चा बनता है, किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है, किस प्रकार से फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर समझते हैं। ये हो गई दोस्तों ओवरी अंडाशय, ये हो गया ओवरी अंडाशय। तो यहाँ पर अंडों का निर्माण होता है। इस प्रकार से अंडों का निर्माण इस प्रकार से यहाँ होता है और अंडे ये फ्लोपियन ट्यूब में यहाँ पर आकर इंतजार करते हैं। इस प्रकार से इन अंडों का, इन ओवम का जीवन काल 2 दिन का होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, स्पर्म का जीवन काल 20 से 25 मिनट का था और ओवम का जो है तो जीवन काल ये 1 से 2 दिन का होता है, 2 से 3 दिन का होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 से 3 दिन का होता है। तो ये फ्लोपियन ट्यूब में एक एक अंडा आकर के इंतजार करते हैं। जैसे यहाँ पर अंडों का निर्माण हुआ तो ये अंडा जो है तो यहाँ पर आकर इस प्रकार से इंतजार करता है। इस प्रकार से दोस्तों अंडा आकर के यहाँ पर इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? तो ये स्पर्म का इंतजार करता है। तो दोस्तों ये वजाइना के रास्ते जैसे ही स्पर्म यहाँ पर आया, दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बार डिस्चार्ज में स्पर्म लगभग 20 लाख के आसपास निकलते हैं। एक बार के डिस्चार्ज में लगभग स्पर्म जो है तो 20 लाख के आसपास निकलते हैं। तो दोस्तों ये ऊपर की ओर इधर भागते हैं। स्पर्म जो है तो ऊपर की ओर ऐसे भागते हैं। तो कुछ स्पर्म जो है तो इधर साइड चले गए तो ये तो बेकार हो गए, कुछ इधर साइड चले गए ये भी बेकार हो गए। जो स्पर्म इधर आते हैं, यानी कि जब ओवरी से जिधर साइड अंडे बनते हैं, अगर स्पर्म उधर साइड बना तो मान लीजिए अंडे जो है तो इधर साइड बन रहे हैं, तो स्पर्म अगर इधर साइड आया तो ये स्पर्म जो है तो अंडे में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों स्पर्म में दोस्तों अंडा जो है तो प्रवेश करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये जो अंडा है हमारा इस प्रकार से ये स्पर्म हो गया तो ये इधर घुसने का प्रयास करेगा। कई स्पर्म होते हैं इस प्रकार से अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों फीमेल के ओवम में वही स्पर्म घुसेगा जो ताकतवर होता है, जो मैच्योर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जो सबसे स्ट्रांग होता है, जो सबसे एक्टिव होता है, वही वाला जो है तो इसमें एंटर कर पाता है। तो दोस्तों ये स्पर्म जो है तो इसके अंदर, ओवम के अंदर जैसे ही एंटर किया तो ये जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा ये अलर्ट हो जाते हैं। तो ये परमानेंटली इस रास्ते को बंद कर देते हैं। इसके बाद कोई भी स्पर्म नहीं घुस पाता।
इस अंडे के अंदर कोई भी स्पर्म जो है तो नहीं घुस पाता। 10 लाख 20 लाख स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म एक ही अंडे के अंदर घुसता है, एक समय में एक ही अंडे के अंदर घुसता है। इसके बाद परमानेंटली ये जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा बंद कर देते हैं, जिससे कोई भी स्पर्म जो है तो दूसरा इसके अंदर नहीं घुस पाता। इस प्रकार से ये दोस्तों फ्लोपियन ट्यूब में काम होता है, इसको निषेचन कहते हैं। स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो इसको निषेचन कहते हैं। और ये कहाँ होता है, तो ये यहाँ पर होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है तो स्पर्म से ये जो स्पर्म के अंदर केंद्रक है ये इसके साथ मिलेगा। इस प्रकार से ये केंद्रक, इसमें 23 गुणसूत्र थे और इसमें भी 23 गुणसूत्र से इधर आकर के मिलके ये 46 गुणसूत्र बन गए। इसमें से भ्रूण बनेगा, भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण जो है तो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया जो है तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होती है, यहाँ पर होती है ये सारी प्रक्रिया फ्लोपियन ट्यूब में। इसके बाद जब ये प्रक्रिया हो जाती है 2-3 दिन में, निषेचन की प्रक्रिया जब हो जाती है, इसे निषेचन कहते हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो ये फ्लोपियन ट्यूब में होती है। और भ्रूण भ्रूण जो है तो 2 से 3 दिन बाद जब ये निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो ये भ्रूण बनने के लायक हो जाता है। तो ये भ्रूण जो है तो यहाँ पर आकर ठहर जाता है, गर्भाशय में यहाँ पर आकर ठहर जाता है ये भ्रूण। तो दोस्तों गर्भाशय में जैसे ही ये भ्रूण ठहरता है तो ये जो ओवरी होती हैं तो ये अंडे बनाना बंद कर देती हैं। तब तक अंडा नहीं बनाएगी जब तक कि ये बच्चा बाहर नहीं आ जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब ये भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाता है तो ये ओवरी जो होती हैं तो अंडे बनाना बंद कर देती हैं। इस प्रकार से आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर एक बार और समझते हैं हम लोग। देखिए, मेल का गैमेट हो गया युग्मक, गैमेट यानी कि युग्मक यानी कि स्पर्म हो गया, ये हो गया स्पर्म। इसी तरह दोस्तों फीमेल का गैमेट हो गया युग्मक, जिसे ओवम कहते हैं। इधर हो गया ये फीमेल का ओवम। तो दोस्तों ये जब मिलते हैं, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। ये हो गया निषेचन, जब दोनों मिल गए तो ये हो गया निषेचन। निषेचन के बाद, मिलने के बाद जो चीज़ बनती है उसे युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ये काम फ्लोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन का काम फ्लोपियन ट्यूब में होता है और युग्मनज जो है तो ये भी फ्लोपियन ट्यूब में ही बनता है। निषेचन किसको कहते हैं, मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। और मिलने के बाद युग्मनज बनता है। तो ये दोनों प्रक्रिया जो है तो फ्लोपियन ट्यूब में होती हैं, युग्मनज यानी कि जाइगोट। तो ये जो दोस्तों जाइगोट होता है, ये जाइगोट जो है तो भ्रूण का रूप लेने के लिए गर्भाशय में पहुंचता है, यूट्रस में पहुंचता है, तो ये बनता है भ्रूण। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, जब तक बच्चा पेट के अंदर है तो वो भ्रूण कहलाएगा, चाहे वो 1 माह का हो चाहे वो 9 माह का हो। जब तक पेट के अंदर है तो उसे भ्रूण कहेंगे। भ्रूण का थोड़ा विकसित रूप होता है फीटस, उसे फीटस कहते हैं। भ्रूण के बाद जब बच्चे का विकास होने लगता है तो उसे फीटस कहते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 9 माह के बाद जो है तो शिशु का जन्म होता है तो वो शिशु कहलाता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो वो शिशु कहलाता है। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये दोनों जब मिलते हैं तो इनका निषेचन होता है। कहाँ पर होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। और इनके मिलने के बाद युग्मनज बनता है, जिसे जाइगोट भी कहते हैं। ये भी काम फ्लोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण आता है। ये जो युग्मनज होता है तो इसका थोड़ा विकसित रूप होता है भ्रूण। भ्रूण जो है तो ये यूट्रस यानी कि गर्भाशय में ठहरता है और 9 माह बाद ये जन्म लेता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। भ्रूण में सबसे पहले बच्चे का हृदय बनता है। भ्रूण में जब बच्चे का विकास शुरू होता है तो सबसे पहले उसका हृदय बनता है। ये लगभग 4 हफ्ते में धड़कने लगता है। बच्चे का हृदय जो होता है तो ये लगभग 4 हफ्ते यानी कि 1 माह में बच्चे का हृदय धड़कने लगता है। दोस्तों भ्रूण को खाना गर्भनाल के द्वारा मिलता है। माँ से गर्भनाल का कनेक्शन होता है। ये एक नली होती है जिसका कनेक्शन माँ और बच्चे के बीच में होता है। ये गर्भनाल दोस्तों माँ से बच्चे को पोषक तत्व पहुँचाती है और ऑक्सीजन भी पहुँचाती है साथ साथ। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि माँ से बच्चे तक पोषण कौन पहुँचाता है, तो ये गर्भनाल होती है। और बच्चे से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाती है। तो ये गर्भनाल का पोषण का काम होता है, पोषण को पहुँचाती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है।
अब दोस्तों मासिक धर्म के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। मासिक धर्म क्या होता है? तो दोस्तों ये तो आप लोग समझ चुके हैं कि ओवरी जो होती हैं वो अल्टरनेट काम करती हैं। मान लीजिए जनवरी के महीने में ये वाली ओवरी काम कर रही है, इधर साइड की ओवरी काम कर रही है। तो इसमें दोस्तों जैसे ही इधर अंडे बनेंगे, इसमें दोस्तों जैसे ही यहाँ पर अंडे बनेंगे, अंडों का निर्माण होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि 1 से 7 दिन के बीच में अंडों का निर्माण होता है। 1 से 7 दिन के बीच में अंडों का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पर अंडे जो है तो 1 से 7 दिन के बीच में अंडे का निर्माण करते हैं। ओवरी जो है तो अंडों का निर्माण करती है। इसके बाद 8 से 14 दिन जो होते हैं दूसरे हफ्ते में, ये पहला हफ्ता हो गया और ये जो है तो दूसरा हफ्ता हो गया। तो दूसरे हफ्ते में ये अंडे मेच्योर हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं फ्लोपियन ट्यूब में। यहाँ पर आ करके स्पर्म का इंतज़ार करते हैं। वो स्पर्म का इंतज़ार क्यों करते हैं? क्योंकि स्पर्म आए और उससे मिलकर हम बच्चा बनाएं, इसलिए इंतज़ार करती हैं। तो ये अंडे जो हैं तो यहाँ पर रह करके फ्लोपियन ट्यूब में रह करके स्पर्म का इंतज़ार करती हैं। एक अंडा आएगा, इसके बाद दूसरा आएगा जो मेच्योर होगा, मेच्योर हो होकर इधर अंडे आते रहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरे हफ्ते में भी अंडे वहाँ पर पहुँचते हैं, फ्लोपियन ट्यूब के पास पहुँचते हैं। तीसरे हफ्ते में ये 2 हफ्तों में, ये 2 हफ्तों तक स्पर्म अगर यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचा, स्पर्म जो है तो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचा, तो अगले हफ्ते यानी कि चौथे हफ्ते जो है तो यानी कि 22 से 28 दिन के बीच में ये अंडे जो है तो ख़राब होने लगते हैं। ये अंडे ख़राब होने लगते हैं, जो इस रास्ते बाहर निकलने लगते हैं, जो वजाइना के रास्ते बाहर निकलने लगते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों पीरियड। मेंस्ट्रुएशन साइकिल महिलाओं को होती है, तो ये जो ख़राब अंडे होते हैं यही बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा और समझते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, प्रथम सप्ताह में अंडे बनते हैं। प्रथम सप्ताह में अंडे जो है तो बनते हैं, अंडों का निर्माण होता है। दूसरे सप्ताह में वो फ्लोपियन ट्यूब में शुक्राणुओं का इंतजार करते हैं, जिससे वो निषेचन करके बच्चे का निर्माण कर सकें। तीसरे हफ्ते में भी ये जो है तो फ्लोपियन ट्यूब में रह करके शुक्राणुओं का इंतजार करते हैं। इसके बाद चौथे हफ्ते में ये पूरी तरह से नष्ट होने लगते हैं। अंडाणु जो है तो पूरी तरह से नष्ट होने लगते हैं, जिससे बाहर निकलने लगते हैं। यही होती है पीरियड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो दोस्तों जैसे ये ओवरी जो है तो जनवरी में काम करी, इसी प्रकार दोस्तों अगले महीने जैसे ही ये 28 दिन ख़त्म होगा, जैसे ही पीरियड ख़त्म होगी, उसके तुरंत अगले महीने में ये ओवरी काम करेगी। इसी तरह दोस्तों इसके बाद ये इधर की ओवरी काम करेगी, इसके बाद इधर की। ये अल्टरनेट काम करती हैं, एक साथ काम नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और आप लोग समझिएगा कि इनमें से बच्चे होने की संभावना कब होती है? तो दोस्तों 1 से 7 दिन के बीच अंडाणुओं का निर्माण होता है। 1 से 7 दिन के बीच जो है तो अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों अंडाणुओं का जब निर्माण होता है तो यहाँ तो संभावना हो ही नहीं सकती। दूसरे हफ्ते में दोस्तों 8 से 14 दिन के बीच अंडाणु जो है तो फ्लोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं इंतज़ार करने के लिए, स्पर्म के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर संभावना होती है बच्चे होने के लिए। इसके बाद दोस्तों तीसरा हफ्ता जो होता है 15 से 21 दिन के बीच में, यहाँ पर भी बच्चे होने की संभावना हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जो चौथा हफ्ता होता है 22 से 28 दिन के बीच का। 22 से 28 दिन के बीच का जो होता है तो इसमें दोस्तों कोई भी किसी प्रकार से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, इसमें बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि अंडाणु जो है तो पूरी तरह से ख़राब हो चुके होते हैं। तो दोस्तों ये जो बीच के 2 हफ्ते होते हैं इनमें प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है होती हैं दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, किस प्रकार से अलग अलग शकल के जुड़वा बच्चे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा जुड़वा बच्चे किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों इधर हो गया पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम हो गया इधर। तो दोस्तों एक अंडाणु जो होता है, अंडाणु के अंदर जैसे ये अंडाणु हो गया, ये हमारा स्पर्म हो गया, तो ये अगर इसके अंदर एंटर कर गया तो ये जोना प्लेसोडा और क्रोना रेडियोटा ये बंद हो जाते हैं, परमानेंटली बंद हो जाते हैं, जिससे कोई भी स्पर्म अंदर नहीं घुस सकता। तो दोस्तों जुड़वा बच्चे अलग शकल के किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर आप लोग समझिएगा।
ये जो स्पर्म होता है, ये जो स्पर्म होता है, मान लीजिए ये इस वाले ओवम के अंदर एंटर कर गया। ठीक उसी समय, जिस समय ये स्पर्म जो है तो इसके अंदर एंटर करा, ठीक उसी समय एक दूसरा स्पर्म दूसरे ओवम के अंदर एंटर कर जाए एग्जैक्ट समय पर, दोनों एक साथ टाइमिंग हो, एकदम एग्जैक्ट एक साथ टाइमिंग हो, तभी दोस्तों जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं अलग अलग शकल के। ये दोनों स्पर्म जो है तो कोई भी दो स्पर्म कोई भी दो ओवम के अंदर एंटर कर जाएं, अंदर घुस जाएं एक ही समय पर, अभी ये संभव हो सकता है कि जुड़वा बच्चे अलग अलग शक्ल के पैदा हो सकते हैं। इस प्रकार से जुड़वा बच्चे बनते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जुड़वा बच्चे एक ही शक्ल के किस प्रकार से बनते हैं। तो दोस्तों इधर स्पर्म हो गया, इधर ओवम हो गया। ये स्पर्म जो है ये इस ओवम के अंदर जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के बाद भ्रूण जब गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय में पहुंचने के 3 से 4 दिन बाद, भ्रूण के गर्भाशय में पहुंचने से 3 से 4 दिन के बाद ये स्प्लिट करके 2 भागों में बंट जाता है। ये भ्रूण जो है तो स्प्लिट करके 2 भागों में बंट जाता है, जिससे सेम शक्ल हो जाती है, बच्चे की जो है तो सेम शक्ल हो जाती है और सेम लिंग भी हो जाता है, यानी कि लड़का होगा या फिर लड़की ही लड़की होगी, दो लड़के ही लड़के होंगे या फिर 2 लड़कियां ही लड़कियां होगी। इस प्रकार से, क्योंकि स्पर्म तो एक ही था और ओवम भी एक ही था, ये स्प्लिट होकर 2 भागों में बंट गया। तो इस तरह जुड़वा होते हैं, या तो लड़की ही लड़की होगी या तो लड़का ही लड़का होगा, इनमें शक्ल सेम होगी, लेकिन दोस्तों फिंगरप्रिंट्स ये अलग अलग होंगे। दोस्तों जो शक्ल है वो सेम होगी। इस प्रकार से होते हैं, दो भ्रूण हो जाते हैं, इसमें जो है तो 2 भ्रूण बन जाते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसे विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी को विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों समझिएगा टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो दोस्तों पिता जो होता है, पुरुष यानी कि पिता का स्पर्म और माता का ओवम, इसको बाहर निकाल लिया जाता है। पिता के स्पर्म को और माता के ओवम को बाहर निकाल करके लैब में, ये डॉक्टर करते हैं, लैब में निषेचन कराया जाता है। दोस्तों नेचुरली देखा जाए तो आदमी और औरत जब मिलते थे तो निषेचन कहाँ पर होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता था। निषेचन जो है तो फ्लोपियन ट्यूब में होता था और भ्रूण जो है तो आकर गर्भाशय में ठहरता था। लेकिन ये टेस्ट ट्यूब बेबी है दोस्तों, इसमें समझिएगा पिता का स्पर्म और माता का जो है तो ओवम, इसको बाहर निकाल करके लैब में निषेचन कराया जाता था। डॉक्टर जो है तो लैब में निषेचन कराते थे, इन दोनों को मिलाते थे, और 2 से 3 दिन के बाद, यानी कि जब युग्मनज बन जाता था तो उसी महिला को बुला करके, जिस महिला का ओवम होता था उसी महिला को बुला करके उसी के गर्भाशय में रख दिया जाता है, उसी महिला के गर्भाशय में जो है तो इस युग्मनज को रख दिया जाता है, यानी कि भ्रूण को जो है तो महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। तो वो जो है तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। वो जो बच्चा पैदा होगा वो टेस्ट ट्यूब बेबी होगा, यानी कि वो टेस्ट ट्यूब से पैदा हुआ है। इस प्रकार से होता है टेस्ट ट्यूब, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं दोस्तों सेरोगेट मदर किसे कहते हैं। दोस्तों जो महिला किसी दूसरे व्यक्ति या जोड़े के लिए बच्चे को जन्म देती है उसे सेरोगेट मदर कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग समझिएगा, ये पिताजी हो गए और ये माताजी हो गई, तो पिता का स्पर्म और माता का ओवम, इसको निकाल करके लैब में मिलाया जाए, यानी कि निषेचन कराया जाए, लैब में निषेचन कराया जाए, और किसी तीसरी महिला को किराया में लेकर के, ये दोनों जो है तो किराया में ले लिए किसी महिला को, और इस युग्मनज को, यानी कि ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण को इस तीसरी महिला के पेट में रखवा दिए, तीसरी महिला के गर्भ में रखवा दिए, यानी कि दूसरी महिला के गर्भ में रखवा दिए। तो ये माता सेरोगेट माता कहलाती है, सेरोगेट मदर कहलाती है। ये जो दूसरी महिला होती है ये सेरोगेट मदर कहलाती है। पुरुष का स्पर्म यानी कि पिता का स्पर्म, माता का ओवम बाहर निकाल करके लैब में निषेचन कराया जाता है और इस युग्मनज को किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है, तो वो सेरोगेट मदर कहलाती है। इस प्रकार से चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल रिवीजन स्टडी जी को सब्सक्राइब करें, जिससे अपलोडेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।